और तो और पूरी दुनिया में जहाँ भी प्राचीन सभ्यताएं मिली वहाँ बड़े बड़े मंदिर या पिरामिड मिले, लेकिन यहाँ भगवान की विशाल मूर्तियों का नामो निशान तक नहीं था। और फिर एक दिन यह पूरी की पूरी दुनिया, यह आलीशान सभ्यता अचानक गायब हो गई। पीछे छूटे तो सिर्फ खामोश खटिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा सच बताऊंगा जो शायद आपके होश उड़ा देगा और इतिहास को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1856 से। ब्रिटिश भारत में लाहौर से कराची के बीच एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। काम की कमान दो ब्रिटिश इंजीनियर भाइयों के हाथ में थी, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। रेलवे ट्रैक के लिए उन्हें कंकड़ और ईंटों की सख्त जरूरत थी। तभी स्थानीय मजदूरों ने उन्हें बताया कि पास में ही एक पुराना खंडहर है जहां बेहतरीन पकी हुई लाल ईंटें मुफ्त में मिल जाएंगी। ब्रंटन भाइयों ने बिना सोचे समझे उस खंडहर से हजारों लाखों ईंटें निकलवाईं और रेलवे लाइन के नीचे बिछा दी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस ईंट को वे एक साधारण पत्थर राय बहादुर दयाराम साहनी को पंजाब के मोंटगोमरी जिले में, जो अब पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे इसी खंडहर की जांच करने का काम सौंपा गया। इस जगह का नाम था हड़प्पा। जैसे ही दयाराम साहनी ने खुदाई शुरू की, जमीन के नीचे से एक के बाद एक दीवारें निकलने लगीं। ये दीवारें किसी आदिमानव की झोपड़ी नहीं थीं, बल्कि बेहद सलीके से बनाई गई इमारतें थीं। अभी दुनिया इस खोज पर हैरान हो ही रही थी कि इसके ठीक एक साल बाद यानी 1922 में एक और भारतीय इतिहासकार राखाल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे एक और टीले की खुदाई शुरू की। इस जगह को स्थानीय लोग मोहनजोदड़ो कहते थे, जिसका सिंधी भाषा में मतलब होता है मुर्दों का टीला या माउंड ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो की जमीन ने जो उबला, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। वहां से एक पूरा का पूरा व्यवस्थित शहर निकलकर सामने आया। सितंबर 1924 में सर जॉन मार्शल ने लंदन के इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की कि दुनिया को एक नई प्राचीन सभ्यता मिल चुकी है। इस घोषणा से पहले दुनिया मानती थी कि भारत का इतिहास वेदों के काल से या सिकंदर के आक्रमण से शुरू होता है, लेकिन इस एक खोज ने भारत के इतिहास को एक झटके में 3000 साल पीछे धकेल दिया। अब भारत मिस्र, इजिप्ट की नील नदी घाटी सभ्यता और इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता के बराबर आकर खड़ा हो गया था। जब शुरुआती दौर में खुदाई हुई तो यह केवल सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में मिली, इसलिए इतिहासकारों ने इसे नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जैसे जैसे साल बीते, इस सभ्यता के अवशेष ऐसी जगहों पर भी मिलने लगे जो सिंधु नदी से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। चूंकि सबसे पहला शहर हड़प्पा में खोजा गया था, इसलिए पुरातत्व की परंपरा के अनुसार इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगर आप सोचते हैं कि यह सभ्यता सिर्फ 2-4 शहरों तक सीमित थी, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। यह आकार में प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को एक साथ मिला देने पर भी उनसे दोगुनी से ज्यादा बड़ी थी। इसका आकार त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक और पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुतकागेंदोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास आलमगीरपुर तक। यह साम्राज्य आज के 3 देशों में फैला था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आज तक इस सभ्यता के 1500 से भी ज्यादा छोटे बड़े ठिकाने खोजे जा चुके हैं। सोचिए, उस दौर में जब संचार का कोई साधन नहीं था, कश्मीर से लेकर गुजरात तक फैले लोग एक ही संस्कृति, एक ही तकनीक और एक ही जैसी जीवन शैली का पालन कर रहे थे। यह कैसे संभव हुआ? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। चलिए अब इस सभ्यता के सबसे रोमांचक हिस्से में चलते हैं, इनका नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग। आज के समय में हमारे यहाँ सरकारें स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करती हैं, लेकिन आज से 4500 साल पहले हड़प्पा के लोग असल मायने में स्मार्ट सिटी में रह रहे थे। इनके शहरों को मुख्य रूप से 2 भागों को एक विशालकाय ढांचा मिला, जिसे नाम दिया गया द ग्रेट बाथ या द ग्रेट बाथ यानी महान स्नानागार। यह प्राचीन दुनिया का पहला सार्वजनिक स्विमिंग पूल था। इसकी लंबाई लगभग 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर थी। इसे पूरी तरह वाटरप्रूफ बनाया गया था। ईंटों के ऊपर जिप्सम और तारकोल या बिटुमेन की मोटी परत लगाई गई थी ताकि पानी का एक कतरा भी बाहर न रिस सके। इसके उत्तर और दक्षिण में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां
सीढ़ियां थीं और इसके 3 तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए थे जो शायद कपड़े बदलने के लिए इस्तेमाल होते होंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस ग्रेट बाथ का उद्देश्य क्या था। चूंकि हड़प्पा में कोई बड़ा मंदिर नहीं मिला, इसलिए कई इतिहासकारों का मानना है कि इस विशाल स्नानागार का उपयोग किसी विशेष धार्मिक त्योहार या सामूहिक स्नान के लिए किया जाता होगा। ठीक वैसे ही जैसे आज हम कुंभ मेले या छठ पूजा में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसके ठीक पास एक और विशाल इमारत मिली, अन्नागार या द ग्रेट ग्रेनरी। यह एक बहुत बड़ा गोदाम था जहां अनाज को सुरक्षित रखने के लिए हवा के आने जाने या वेंटिलेशन की अद्भुत व्यवस्था की गई थी। मुसीबत के समय या अकाल के दौरान शहर के लोगों का पेट भरने के लिए यहाँ अनाज का स्टॉक रखा जाता था। टैक्स के रूप में शायद लोग राजा या प्रशासन को अनाज ही देते थे। हड़प्पा के लोग सिर्फ अपने शहरों में सिमट कर नहीं बैठे थे, वे अपने समय के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी थे। गुजरात के लोथल में पुरातत्वविदों को दुनिया का पहला मानव निर्मित बंदरगाह मिला। यह जल प्रबंधन और इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण था जो साबरमती नदी की एक सहायक नदी के माध्यम से सीधे खंभात की खाड़ी से जुड़ा था। यहाँ ज्वार भाटे के समय जहाजों को अंदर लाने और रोकने की अद्भुत उनकी कला उनके दिल का हाल बयां करती है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की बनी मात्र 10.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मूर्ति मिली जिसे डांसिंग गर्ल या नृत्य करती बालिका कहा जाता है। इस मूर्ति को लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था, जिसमें पहले मोम का पुतला बनाया जाता है, उस पर मिट्टी लेपी जाती है, फिर गर्म करके मोम निकाल लिया जाता है और इस जटिल धातु विज्ञान की समझ होना पशुपति शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। इसके अलावा वे मातृ देवी, पीपल के पेड़ और एक सींग वाले काल्पनिक जानवर की पूजा करते थे। लेकिन सबसे अनोखी बात क्या थी? पूरी खुदाई में कहीं भी तलवारों के ढेर, ढाल या सैनिकों के बख्तरबंद नहीं मिले। कोई विशाल किला ऐसा नहीं था जो युद्ध के लिए बना हो। इसका मतलब है कि हड़प्पा का समाज एक शांति प्रिय समाज था। वे युद्ध लड़ने में नहीं बल्कि व्यापार करने, कलाकृतियां, शतरंज और पासा का खेल। हम जो शतरंज और लूडो में पासा आज खेलते हैं, उसके शुरुआती रूप हड़प्पा के घरों से मिले हैं। वे मनोरंजन के शौकीन थे और चौपड़ जैसा खेल खेलते थे। फैक्ट 5, लिपस्टिक और मेकअप वैनिटी। चन्हू-दड़ो नामक शहर की खुदाई में महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधनों के अवशेष मिले हैं, जिनमें लिपस्टिक, काजल और हाथी दांत की कंघियां शामिल हैं। यानी फैशन का क्रेज 4500 साल पहले भी चरम पर था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता केवल हमारे इतिहास की किताबों का एक बोरिंग अध्याय नहीं है। यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि आज से हजारों साल पहले भी इस भारतीय उपद्वीप की मिट्टी में एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा नगर नियोजन और एक ऐसा शांति प्रिय समाज पनपा था जो आज की आधुनिक दुनिया के लिए भी एक मिसाल है। उनके शहर भले ही आज उजाड़ खंडहर बन चुके हों, लेकिन उनकी बनाई तकनीक, उनकी स्वच्छता की सोच और उनकी कला आज भी हमारी संस्कृति के डीएनए में जीवित है। वे गायब जरूर हुए, लेकिन जाते जाते हमें सिखा गए कि प्रकृति के साथ संतुलन बिगाड़ने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। शायद आने वाले सालों में राखी घड़िया किसी नए स्थल से कोई ऐसी मुहर मिल जाए जो उनकी भाषा को डिकोड कर दे, और तब इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य हमारे सामने खुलकर मुस्कुराएगा। अगर आपको भारत के इस गौरवशाली इतिहास की यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।